हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग विभवमापी के बारे में ज़्यादातर सारी बातें कर चुके हैं, कुछ छोटी छोटी बातें बच रही हैं, उसे और आज कवर करते हैं, फिर अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। राइट, सुनिए। एक बात है यहाँ पर सुग्राहिता, धारामापी की सुग्राहिता। और सुग्राहिता का सीधे संबंध किससे है? विभव प्रवणता से। क्या संबंध है? धारामापी की सुग्राहिता उसकी विभव प्रवणता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। सुग्राहिता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट, एक बात। दूसरी बात, हमने इससे पहले भी विभव प्रवणता के बारे में बात की थी, वापस से करते हैं। विभव प्रवणता किसे कहते हैं आप? विभवमापी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन, यानी कि विभवमापी तार की कुल लंबाई पर कुल विभव पतन बटा उसकी कुल लंबाई, ऐसे लिखा जा सकता है। विभव प्रवणता को मैं फिर से लिख रहा हूं वीपीएम। अच्छा, वीपीएम को क्या लिख दूं? विभव V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर, यानी कि I धारा इंटू RPM अपॉन LPM तो है ही। यस, ये एक बात। दूसरी बात, हम RPM अपॉन LPM की बात और करें। RPM अपॉन LPM इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LPM। ये LPM को तो ऐसे ही छोड़ दिया। प्रतिरोध, विभवमापी तार के कुल प्रतिरोध के बारे में लिख रहा हूं, और प्रतिरोध R इक्वल्स टू कैसे कहता है आपको? रो L अपॉन A। तो मैं इसको लिख रहा हूं रो L का मतलब LPM, क्योंकि पूरे के पूरे विभवमापी तार के प्रतिरोध की बात हो रही है, तो कुल लंबाई लिखेंगे अपॉन A। यहां पे LPM से LPM आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? आपके पास बचेगा RPM अपॉन LPM इक्वल्स टू रो अपॉन A। रो कौन है? विभवमापी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। वो पूरे तार का एक समान रहेगा, ये समान रहेगा पूरे तार के लिए। और हमने बताया था कि विभवमापी तार एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार है, तो यानी कि विभवमापी तार की पूरी लंबाई पर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है, तो ये भी समान है। इसका क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया RPM अपॉन LPM बराबर रो अपॉन A, और ये कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि विभवमापी तार की प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध का मान एक नियत राशि है। यस, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, तो मेरे पास विभव प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता का सूत्र हो जाएगा I इंटू RPM अपॉन LPM। एक सूत्र तो ये था ही, या इसको लिख सकता हूं I इंटू रो अपॉन A। रो अपॉन A। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? ये विभव प्रवणता की बात हो गई। यस। अब एक एक करके अपन इस बात को समझे। मैं यहाँ पे दो अलग अलग केसेस की बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा केस फर्स्ट। क्या है केस फर्स्ट? अच्छा, इसको वापस से लिखूं, विभव प्रवणता को मैं लिखूं VPM अपॉन LPM, और मैं कह रहा हूं फर्स्ट केस क्या है? यदि विभवमापी तार पर आरोपित कुल विभव नियत रहे। यदि विभवमापी तार पर आरोपित कुल विभव नियत रहे। यदि विभवमापी तार पर आरोपित कुल विभवांतर का मान नियत रखे, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं? VPM को आप कांस्टेंट रखें। देखो, ये डायग्राम भी ऐसे ही बनाया गया है। इस डायग्राम में एक सेल लगाया गया है, सेल या बैटरी, जिसको EB बोल देते हैं, और एक विभवमापी तार लगाया गया और कुछ नहीं लगाया गया। ठीक है, यानी कि इस विभवमापी तार के सिरों पर विभवांतर उतना ही होगा जितना इस विभवमापी तार, इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा। हाँ या ना? ओके। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि इसको तो आपने नियत कर दिया, तो क्या हो गया? विभव प्रवणता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर।
विभव प्रवणता विभवमापी तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती हो गई। और आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था कि सुग्राहिता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इन दोनों से मिलकर क्या निकल आया? सुग्राहिता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। यानी कि विभवमापी तार की सुग्राहिता विभवमापी तार की लंबाई के समानुपाती होगी। कब? जब विभवमापी तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर का मान नियत होगा। यस और नो? दूसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे विभवमापी तार की सुग्राहिता इस समय पे इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? कि नहीं साहब, हम क्या करें कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दें। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया तो प्रतिरोध घट जाएगा, और अगर प्रतिरोध घट गया तो धारा बढ़ जाएगी। जितना प्रतिरोध घटेगा उतनी ही धारा बढ़ जाएगी। जितना प्रतिरोध घटेगा उतनी ही धारा बढ़ जाएगी, और दोनों का गुणनफल नियत रह जाएगा। फिर से बोलता हूं, विभवमापी तार के सिरों पर विभवांतर नियत रखा है। यस, विभवांतर नियत रखा है। तो आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया, आप जानते हो आरपीएम इक्वल्स टू रो एलपीएम अपॉन ए। तो ये आपने बढ़ा दिया तो विभवमापी तार का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और इस का प्रतिरोध घट गया तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी घट गया, तो धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो धारा बढ़ जाएगी, और आरपीएम इंटू आई की वैल्यू यानी कि वीपीएम की वैल्यू कांस्टेंट ही रह जाएगी। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि वीपीएम को तो आपने कांस्टेंट ही रखा है। यस और नो? यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किसका पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ लंबाई के परिवर्तन का। यस। तो पहला केस, यदि किसी विभवमापी तार के सिरों पर कुल विभवांतर नियत रखा जाए तो विभवमापी तार की सुग्राहिता उस विभवमापी तार की लंबाई के समानुपाती होगी, और विभव प्रवणता लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी कि वो तार हटाकर एक अधिक लंबाई का दूसरा तार लगा लें। एलपीएम को आपने इंक्रीज कर दिया, अधिक लंबाई का दूसरा तार लगा लें, तो क्या होगा? सुग्राहिता बढ़ जाएगी और विभव प्रवणता घट जाएगी। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? यस? ओके। ओके, चलिए अब हम आगे चलें। इसी का दूसरा केस बात की जाए। केस सेकंड क्या है? आपको विभव प्रवणता का एक सूत्र और बताया गया था, I इंटू रो अपॉन ए। यस, यदि विभवमापी तार में धारा का मान नियत रखा जाए, धारा नियत रखी जाए, तो धारा तो नियत हो ही गई, और रो विशिष्ट प्रतिरोध वो भी नियत है, धारा भी नियत है। तो क्या हो गया? विभव प्रवणता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गई। तो सुग्राहिता जो कि विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती हो गई। और इस केस में सुग्राहिता विभवमापी तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी, और विभव प्रवणता भी विभवमापी तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अच्छा, कि सर लंबाई पर निर्भर क्यों नहीं करेगा, इतना सा और बता दो। आपने लंबाई बढ़ाई, ठीक है जी, आपने लंबाई बढ़ा दी, तो आप लिखते थे आरपीएम इक्वल्स टू रो इंटू एलपीएम अपॉन ए।
तो लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध तो बढ़ गया, पर आपने क्या कर रखा है, विभवमापी तार में प्रवाहित होने वाली धारा ही नियत रखी है। तो क्या हो जाएगा, धारा नियत इंटू आरपीएम, यानी कि वीपीएम भी, जब प्रतिरोध बढ़ गया, जब आरपीएम ही बढ़ गया तो वीपीएम भी बढ़ गया। और विभव प्रवणता को क्या लिखते हो, वीपीएम अपॉन एलपीएम। विभव प्रवणता, विभवमापी तार पर कुल विभव पतन भी बढ़ गया, लंबाई भी बढ़ गई, तो ये तो कांस्टेंट ही रह गया साहब। बोलिए बात सही है कि नहीं है? यस। दूसरी तरीके से बात कर लो, आर पी एम अपॉन एल पी एम इक्वल्स टू रो अपॉन ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आपने क्या किया, लंबाई बढ़ाई, जितनी लंबाई बढ़ाई उतना प्रतिरोध बढ़ गया, पर रो अपॉन ए की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही रह गई। रो अपॉन ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, धारा नियत है तो विभव प्रवणता भी नियत ही रहेगी। यानी कि विभव प्रवणता और सुग्राहिता दोनों ही विभवमापी तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करेंगे। यानी कि विभवमापी परिपथ में जो विभवमापी तार लगा हुआ है उसको हटाओ और उसकी जगह एक मोटा तार लगा दो, अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला। तो क्या होगा, अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसलिए विभव प्रवणता तो घटेगी पर सुग्राहिता बढ़ जाएगी। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस, ओके। मैं वापस से ये दोनों केसेस के बारे में बात करूं आपसे। मैं यहां पे क्लियर दो केसेस बनाऊं। सुनिए जी, केस फर्स्ट और केस सेकंड। हाँ जी, केस फर्स्ट में क्या कहेंगे, वी पी एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। केस सेकंड में क्या कहेंगे, परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कॉन्स्टेंट। यहां पे विभव प्रवणता का सूत्र क्या काम में लेंगे, वी पी एम अपॉन एल पी एम। और वी पी एम कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता विभवमापी तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। तो सुग्राहिता विभवमापी तार की लंबाई के समानुपाती। और दोनों ही केस में ना तो विभव प्रवणता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, ना ही सुग्राहिता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस, ओके। दूसरे केस में आप विभव प्रवणता का सूत्र क्या लिख रहे हैं, आई इंटू रो अपॉन ए। अब कोई मुझे ये कह देगा कि सर इसके बजाय ये वाला सूत्र लिखते ना, ये क्यों नहीं लिखा? भैया वो सूत्र भी तो इसी से आया है, एक ही तो बात है। ये लिखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएंगे जो मैं कह रहा हूं, राइट। अभी तो मुख्यतः क्या कहा है, धारा नियत है, तो धारा वाला सूत्र काम में लेंगे। पहले क्या कह रहा था, विभवमापी तार के सिरों पर विभवांतर नियत है, तो विभवांतर वाला सूत्र काम में लिया था। यस और नो? चलिए, तो आप क्या कहेंगे, धारा तो आपने क्या कर दी, धारा नियत, रो का मान भी संपूर्ण विभवमापी तार के लिए नियत, तो विभव प्रवणता क्या हो गई, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो सुग्राहिता क्या हो गई, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती। पर दोनों ही केसेस में विभव प्रवणता भी लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी और सुग्राहिता भी विभवमापी तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करेंगे। बोलिए ये बात क्लियर है? दो केसेस बिल्कुल क्लियर समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, ढंग से समझ लेना। बात क्लियर है जी? चलो आगे। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लिया जाए, विभव प्रवणता और सुग्राहिता पर आधारित, है ना। ये क्वेश्चन है, क्या विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जुड़े एक सेल के लिए विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई 360 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। ये द्वितीयक परिपथ है, यहाँ पे एक सेल जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल ई नॉट है, तो उसके लिए जो संतुलन लंबाई प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई, एल नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 सेंटीमीटर, राइट। ये एल नॉट संतुलन लंबाई है, ये प्रश्न में दे रखी है। जब इस विभवमापी तार की लंबाई कितनी है, 10 मीटर,
विभवमापी तार की प्रारंभिक लंबाई 10 मीटर है। अब कहता है यदि विभवमापी तार की लंबाई बढ़ाकर 12 मीटर कर दी जाए तो अब समान सेल के लिए, इसी समान सेल के लिए संतुलन लंबाई क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट, अब ढंग से समझना है। मैं ये कहता हूं पहली बात तो ये कि इसमें केस कौन सा लगे, धारा नियत वाला के विभवमापी तार के सिरों पर विभवांतर नियत वाला। देखो जी, इसमें कहीं धारा नियत रखने के लिए तो एक रियोस्टेट लगाना पड़ेगा। अधिक लंबाई का तार लगा दिया तो उसकी का प्रतिरोध भी बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा को नियत रखने के लिए फिर एक रियोस्टेट लगाएंगे, एक अमीटर लगाएंगे। अमीटर कहे बताएगा कि हाँ साहब धारा वापस उतनी हो गई, और रियोस्टेट को परिवर्तित करके धारा नियत की जाएगी। तो धारा नियत वाला केस होता तो लिखता कहीं ना कहीं। हमने क्या किया, सिर्फ एक विभवमापी तार को हटाया 10 मीटर वाले को और उसकी जगह 12 मीटर वाला लगाया, यानी कि विभवमापी तार के सिरों पर विभवांतर नियत वाला केस है, हाँ या ना। तो यानी कि VPM इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला केस है। बोलिए बात समझ में आई? ओके, चलो एक बात। दूसरी बात, यहां पे अपन बात करें इस E0 सेल के लिए संतुलन लंबाई मिली L0, इसकी विभव प्रवणता अगर हो x तो आप क्या लिखेंगे, E0 इक्वल्स टू XL1, बट L0 नहीं लिखें इसको, क्योंकि संतुलन लंबाई अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और होगी, इसलिए मैंने इसको L1 लिखा है, इस संतुलन लंबाई को भी L1 लिखा है। ठीक है जी। E0 तो ऐसे की ऐसे रहने दो। x कौन है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को क्या लिखूंगा, EB अपॉन L1। देखो इस विभवमापी तार के सिरों पर विभवांतर कितना है, जितना सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या इसको आप क्या लिख देते, VPM लिख देते अपॉन L1 इंटू स्मॉल L1 तो है ही। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस विभवमापी तार को निकाला, इसकी जगह 12 मीटर लंबाई का विभवमापी तार जोड़ दिया। उस स्थिति में भी आप क्या लिखेंगे, E0 बराबर, अच्छा यहाँ पे मेरे को x1 लिखना चाहिए था। x1 क्यों, क्योंकि लंबाई कम है तब विभव प्रवणता कुछ और है, जब लंबाई अधिक होगी तो विभव प्रवणता कुछ और होगी। तो E0 बराबर, अब जो संतुलन लंबाई मिली, मान लेते कहाँ मिली, L2 पर मिली, तो क्या कहूंगा, x2 इंटू L2। फिर से सुनो, विभवमापी तार की लंबाई बढ़ा दी गई है, और इसमें की कौन सा केस है, VPM इक्वल टू कांस्टेंट। तो विभव प्रवणता उसकी विभवमापी तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। लंबाई बढ़ गई इसलिए विभव प्रवणता घट गई, विभव प्रवणता घट जाएगी इसलिए संतुलन लंबाई बढ़ जाएगी। यस और नो। तो विभव प्रवणता अलग है इसलिए मैंने x2 इंटू L2 लिखा है। सुनो आगे क्या लिखूं, मैं लिखूं E0 इक्वल्स टू x2 को क्या लिखूं, VPM, क्योंकि विभवमापी तार के सिरों पर विभवांतर तो उतना ही है, परंतु इसकी लंबाई बढ़ गई है, कितनी हो गई है, L2 हो गई है, इंटू यहाँ स्मॉल L2 लिखा हुआ ही है। यस, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों इक्वेशन किसके बता रही हैं, E0 की वैल्यू को बता रही हैं, तो दोनों को इक्वेट कर लो, हाँ या ना। क्या कहूँगा, VPM अपॉन L1 इंटू स्मॉल L1 इक्वल्स टू VPM अपॉन L2 इंटू स्मॉल L2, ये लिखा जाएगा। यहाँ पे VPM से VPM कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, L1 अपॉन कैपिटल L1 इक्वल्स टू L2 अपॉन कैपिटल L2। तो कैपिटल L2 की वैल्यू L2 अपॉन L1 इंटू स्मॉल L1, तो L2 की वैल्यू L2 12 मीटर, L1 10 मीटर, अभी संतुलन लंबाई 360 सेंटीमीटर। अब आप ये मत कहना कि सर कुछ मीटर में है कुछ सेंटीमीटर में, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो मीटर अपॉन मीटर मात्रक रहित हो गया। इसके बाद ये सेंटीमीटर में लिखोगे तो यहाँ सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, इसको मीटर में लिखोगे तो ये मीटर में आंसर आ जाएगा, हाँ के ना। एक जीरो से एक जीरो को काटो और L2 इक्वल्स टू 360 प्लस 72 432 सेंटीमीटर पे संतुलन लंबाई प्राप्त होगी। विभवमापी की सुग्राहिता कब अधिक होगी, जब संतुलन लंबाई ज्यादा मिले। अधिक लंबाई पर संतुलन प्राप्त होगा तो उसकी सुग्राहिता ज्यादा होगी, उसकी करेक्टनेस ज्यादा होगी। बोलिए बात क्लियर है, यस। चलिए
विभवमापी के कुछ एक क्वेश्चन और करने थे, वो और हम बात कर लेते हैं। देखो जी, ये एक प्रश्न है, क्या एक प्राथमिक परिपथ दे रखा है जिसमें एक सेल लगा हुआ है जिसका आंतरिक प्रतिरोध भी है, इसके श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध 20 ओम लगाया हुआ है और एक विभवमापी तार है। ये एक विभवमापी तार है ए बी, जिसके लिए विभवमापी तार का प्रतिरोध भी दे रखा है और इसकी लंबाई भी दे रखी है 10 मीटर। ठीक है जी, ये प्रश्न है पूरा। आरपीएम कितना दे रखा है? 1.8 ओम प्रति मीटर। ओम प्रति मीटर का मतलब ये प्रति एकांक लंबाई पे प्रतिरोध दिया हुआ है। स्मॉल आरपीएम का मतलब कैपिटल आरपीएम अपॉन एलपीएम है। यस, ध्यान रहे। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.8 ओम पर मीटर। यस तो ये मैंने प्राथमिक परिपथ समझाया आपको। द्वितीयक परिपथ में एक सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, एक धारामापी जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध 50 ओम और शून्य विक्षेप कहीं प्राप्त हो रहा है। ये शून्य विक्षेप वाला बिंदु है जे। कहां प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसकी संतुलन लंबाई क्या प्राप्त होगी वो पता करनी है। ठीक, तो पहली बात, सबसे पहले तो अपन द्वितीयक परिपथ में बात करें। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है E0, उसके लिए संतुलन लंबाई प्राप्त हुई है L0। तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? E0 इक्वल्स टू XL0। इसकी प्रति एकांक लंबाई पे विभवपतन x, तो L0 लंबाई पे विभवपतन XL0। पर अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होना चाहिए, नहीं है तो भी होना चाहिए। मैं कंफ्यूज करता हूं कि यहां इस परिपथ में इसका आंतरिक प्रतिरोध भी तो दे रखा है और धारामापी का भी तो प्रतिरोध दे रखा है, तो फिर ये कैसे लिख सकते हो? ये भी बता रहा हूं कि मैंने सही लिखा है, पर यहां पे आंतरिक प्रतिरोध भी है, धारामापी का खुद का प्रतिरोध भी है, तो ये कैसे लिख सकते हो? है ना सोचने वाली बात। सही कह रहा हूं? फिर सुनो, पहली बात, यहां पे क्या प्राप्त हुआ है? शून्य विक्षेप। शून्य विक्षेप का क्या मतलब है कि धारामापी से धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जब इससे धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही तो इस पर कोई अतिरिक्त विभवपतन होगा नहीं। पहली बात, इस सेल से भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो, यानी कि जब ना तो सेल से धारा ली जाए ना तो सेल को धारा दी जाए, तब सेल के सिरों पर विभवांतर जो होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। तो इसके सिरों पर विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा और वो ए और जे के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। हाँ के ना? ओके, चलिए अब अपन बात करें तो ये यहां पे क्या लिखेंगे? E0 इक्वल्स टू XL0। E0 की वैल्यू 3 वोल्ट, x की वैल्यू पता नहीं और संतुलन लंबाई पूछी जा रही है। तो संतुलन लंबाई इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? 3 अपॉन, चलो ठीक है, छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस इसी को इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है जी। अब E0 की वैल्यू तो है, L0 निकालना है, उसके लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इक्वल्स टू आपने क्या सीखा था? I इंटू RPM अपॉन LPM। तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? विभव प्रवणता x इक्वल्स टू आई EB अपन मैं पहले लिख देता हूं RPM प्लस R और प्लस स्मॉल r इंटू जो लिखा हुआ है इसको तो स्मॉल RPM ही लिख दो तो चल जाएगा। क्या किया मैंने? इस पूरे प्राथमिक परिपथ में लगाई गई बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 10 वोल्ट EB। इसको इसी को बोल रहे हैं EB, इसी का विद्युत वाहक बल EB कहला रहा है। ठीक, और बटे हुए सारे प्रतिरोध कौन कौन से? एक तो विभवमापी का प्रतिरोध है, एक विभवमापी तार का प्रतिरोध, दूसरा ये अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा गया है और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। पोटेंशियोमीटर, विभवमापी का प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बोलिए यस और नो। अब सॉल्व करो तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी ऊपर तो 10 वोल्ट, RPM निकालना पड़ेगा जी, यहां से RPM निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा जी? सुनो, पहले ये निकालते हैं, सिर्फ इनको काम में लो। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? RPM इक्वल्स टू स्मॉल RPM इंटू LPM, यानी कि RPM इक्वल्स टू 1.8 ओम प्रति मीटर इंटू कुल लंबाई यानी कि 10 मीटर,
तो आरपीएम विभवमापी तार का प्रतिरोध कितना आया 18 ओम। बोलिए ये बात सही है क्या? यस। तो यहां पे आपने लिखा एक तो 18 ओम, कैपिटल आर की वैल्यू प्रश्न में ही दे रखी है 20 ओम, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम प्रश्न में ही दे रखा है, इंटू आरपीएम की वैल्यू 1.8। यस। इसको आगे ले आते हैं। क्या आएगा? x इक्वल्स टू ऊपर तो 10, नीचे 18 प्लस 20 38 प्लस 2 40 इंटू 1.8, यानी कि विभव प्रवणता इक्वल्स टू 1.8/4 वोल्ट प्रति मीटर। बात क्लियर है? ओके, आगे आ जाइए। विभव प्रवणता आ गई, यहां पे रखो, समीकरण 1 में मान रखो, ई नॉट की वैल्यू 3 वोल्ट, एक्स की वैल्यू 1.8/4 वोल्ट प्रति मीटर, और एल नॉट आपको निकालना है। लिखो जी, क्या लिखोगे इसमें? 3 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 1.8/4 इंटू एल नॉट, यही बात है। इसको उधर ले जाए, 3 4 12, 3 चौक 12 बटे 1.8 इक्वल्स टू एल नॉट, यानी कि 120 बटे 18, 6 से काट दिया तो ऊपर आया 20, नीचे आया 3, ये कितने आ गया? सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। कितने मीटर इसकी संतुलन लंबाई आई? तो संतुलन लंबाई को आप लिख सकते हैं 6.67 मीटर या 667 सेंटीमीटर। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करें। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस आर यूज किया हुआ है, एक बैटरी जिसका ईएमएफ विद्युत वाहक बल ईबी है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। विभवमापी तार का कुल प्रतिरोध 5 ओम है, उसकी लंबाई 10 मीटर है, और यहां 2 सेल हैं जो समांतर क्रम में, जिनको के लिए शून्य विक्षेप बिंदु कहां पर प्राप्त हुआ है? यहां पर प्राप्त हुआ है 6 मीटर दूरी पर। संतुलन लंबाई दी हुई है, इन दोनों के विद्युत वाहक बल दिए हुए। आपसे क्या पूछा गया है? सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है कि प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध प्रयुक्त किया गया है। आसान प्रश्न है, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। क्यों? पहली बात तो 2 सेलों का समांतर क्रम है जिनके आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखे हैं, तो पहले तो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालें। क्या सूत्र था समांतर क्रम में संयोजन में? ई नॉट बराबर E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। E1R2, E1 की वैल्यू 2 वोल्ट और R2 की वैल्यू 1 ओम, तो 2 इंटू 1 प्लस E2R1, E2 3 वोल्ट, R1 2 ओम अपॉन R1 प्लस R2 2 प्लस 1। क्या आया? 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 2 6, 6 प्लस 2 8 बटे 3 वोल्ट। ये तो क्या आ गया? इन दोनों सेलों के संयोजन का विद्युत वाहक बल आ गया, तुल्य विद्युत वाहक बल आ गया। यस। और इसके लिए संतुलन लंबाई 6 मीटर है, तो मैं क्या लिखूं? मैं लिखूं ई नॉट बराबर एक्स इंटू एल नॉट। इसको एल नॉट कह रहा हूं। ई नॉट कितना आया? 8 बटे 3। एक्स की वैल्यू पता नहीं, एल नॉट संतुलन लंबाई कितनी है? 6 मीटर। हाँ या ना? ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? 8 बटे 6 तिया, चलो 3 गुणा 6, 2 से कुछ कट रहे हैं, इसको काटा तो 4, इसको काटा तो 3, तो आपके पास विभव प्रवणता का मान आ गया है 4 बटे 9 वोल्ट प्रति मीटर। ये आपके पास विभव प्रवणता आ गई है। अब विभव प्रवणता का ये पहला मान, दूसरा मान कहां से निकालेंगे? प्राथमिक परिपथ से निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? आप लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर ई बी अपॉन आरपीएम प्लस आर प्लस स्मॉल आर। ये तो क्या हो गई? धारा इनटू आरपीएम अपॉन एलपीएम। याद दिलाऊं, यह धारा आई कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध प्राथमिक परिपथ का। हाँ या ना?
प्राथमिक परिपथ में लगाए गए सेल का कुल विद्युत वाहक बल बटा प्राथमिक परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा विभवमापी में प्रवाहित होने वाली धारा। ये आई और ये आरपीएम, आई इंटू आरपीएम क्या होता है? वीपीएम अपॉन एलपीएम। सही तो है। आपने लिखा एक्स इक्वल्स टू ईबी 10 वोल्ट, आरपीएम 5 ओम प्लस कैपिटल आर पता नहीं, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम इंटू आरपीएम अपॉन एलपीएम। आरपीएम का है जी 5 ओम और एलपीएम कितना है जी 10 मीटर। यस, इनको सॉल्व कर रहे हैं तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, तो विभव प्रवणता का जो मान आपके पास आया ऊपर बचा 5, नीचे 5 प्लस 1 6 प्लस आर, ये विभव प्रवणता का दूसरा मान आ गया। ये दोनों मान विभव प्रवणता के हैं, इसमें एक अज्ञात राशि है, दोनों को बराबर कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 4/9 बराबर 5/6 प्लस आर। क्या किया जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी, इसको वहां पे गुणा किया तो 6 चौक 24 प्लस 4R बराबर 9 इधर आएगा तो 9 पंजे 45। क्या बचा? 4R इज इक्वल्स टू 24 उधर आगे घटेगा, 45 माइनस 24 यानी कि 21, तो R इक्वल्स टू 21/4 यानी कि 10.5/2 यानी कि 5.25 5.25 ओम, यानी कि इस प्रतिरोध बॉक्स में 5.25 ओम का अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा गया है, प्रयोग किया गया है, जिससे कि संतुलन लंबाई 6 मीटर प्राप्त हो। हाँ कि ना? बात क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। एक और क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पे द्वितीयक परिपथ में एक पूर्ण परिपथ दे रखा है, तो इसमें धारा कितनी होगी? धारा निकालना जी। कुल विद्युत वाहक बल 14 वोल्ट, ये कितना 2 ओम, ये कितना 5 ओम, तो नीचे आ जाएगा कुल प्रतिरोध 7 ओम, तो 14 वोल्ट बटा 7 ओम यानी कि 2 एम्पियर धारा इस परिपथ में यहां पर प्रवाहित हो रही है। यस, इस 2 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहां पे विभवांतर मुझे पता है, तो इस यहां पे जो विभवांतर है उसको V लिख देता हूं, तो V इक्वल्स टू I इंटू आर। V इक्वल्स टू I की वैल्यू 2 एम्पियर, R की वैल्यू 2 ओम, तो ये कितना आ गया? 4 वोल्ट। यस, एक बात। दूसरी बात, प्राथमिक परिपथ में विभव प्रवणता निकालेंगे, उसके लिए निकालेंगे धारा। धारा कैसे लिखूंगा? EB अपॉन RPM प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हाँ जी, विद्युत वाहक बल वही 10 वोल्ट है, आरपीएम की वैल्यू 10 ओम है, कैपिटल आर की वैल्यू 2 है, स्मॉल आर की वैल्यू 2 है, आंतरिक प्रतिरोध भी 2 है। कितना आया? 10/14, 2 से कैंसिल किया तो धारा का मान आई डैश बोल देता हूँ इस धारा को। इस परिपथ में जो धारा है उसको बोल रहा हूँ आई डैश। हाँ जी, 2 से काटा तो 5/7 एम्पियर ये धारा हो गई। यस, धारा आ गई तो क्या निकाल लेंगे? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इक्वल्स टू आई इंटू आरपीएम अपॉन एलपीएम। यस, लिखो जी, विभव प्रवणता धारा कितनी? 5/7 एम्पियर और आरपीएम की वैल्यू 10 ओम, एलपीएम की वैल्यू 10 मीटर। लो जी, विभव प्रवणता भी कितनी आ गई? 5/7 वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता आ गई क्या? यस, तो इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो कहां पर संतुलित हो रहा है? विभवमापी तार पर, ए और जे के मध्य। यस, तो इसके सिरों पर विभवांतर V आपको पता है, 4 वोल्ट आपने पता कर लिया, और यहां पे विभव पतन को क्या कहेंगे? x इंटू एल। तो क्या लिखेंगे? V इक्वल्स टू एक्सएल, V की वैल्यू 4 वोल्ट, x की वैल्यू 5/7 सॉरी, और संतुलन लंबाई हमें पता करनी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो संतुलन लंबाई 7 उधर जाएगा तो 7 चौक 28/5, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते तो 56/10, यानी कि संतुलन लंबाई बराबर 5.6 मीटर, या संतुलन लंबाई बराबर 560 सेंटीमीटर। 560 सेंटीमीटर पे संतुलन लंबाई प्राप्त हो जाएगी।
बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, ओके। तो ये हमने विभवमापी यहां पे आज खत्म कर दिया और अब हम बात कर रहे हैं, नए टॉपिक शुरू कर रहे हैं, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझने से पहले सबसे पहले विद्युत वाहक बल की और टर्मिनल वोल्टा की परिभाषा याद करो। विद्युत वाहक बल, एक कूलम आवेश को बंद परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने के लिए, एक कूलम आवेश को बंद परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टा, एक कूलम आवेश को बैटरी के धनाग्र से होकर बैटरी के ऋणाग्र तक बाह्य परिपथ से होकर प्रवाहित होने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। ठीक, ये बात क्लियर है। और ये बात क्यों याद दिलाई? क्योंकि बैटरी ने यहां कुछ कार्य किया है और बैटरी ने जो कार्य किया है वो इस प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में व्यय हुआ है। भाई, बैटरी ने कुछ कार्य किया या बैटरी ने कुछ ऊर्जा दी, और ऊर्जा तो संरक्षित होती है, ना ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। यानी कि यहां जो ऊर्जा बैटरी ने दी वो कहां गई? वो इस प्रतिरोध पर ऊष्मा के रूप में व्यय हो गई। यानी कि जब कभी किसी प्रतिरोध से कुछ धारा प्रवाहित होगी तो उस प्रतिरोध पर कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। धारा के इस प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बोली, बात समझ में आ गई? मैं लिख देता हूं। किसी प्रतिरोध से धारा प्रवाहित किए जाने पर प्रतिरोध पर ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। पहली बात क्लियर है? ओके। दूसरी बात, अब साहब इस पे ऊष्मा उत्पन्न कितनी हो रही है? पहली बात तो ये समझ लें कि प्रतिरोध पर ठीक उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होगी जितनी ऊर्जा बैटरी ने दी है। बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा ही प्रतिरोध पर ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगी। बात क्लियर है? ये बात एक समझ में आई। चलिए जी, दूसरी बात, हमने स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बात सीखी थी। Q आवेश को डेल्टा V विभवांतर तक ले जाने के लिए, डेल्टा V विभवांतर से V1 से V2 तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता था? Q इंटू डेल्टा V। हाँ या ना? अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है तो कैसे प्रवाहित हो रही है? छोटे छोटे आवेश dq आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। और एक dq आवेश को प्रवाहित होने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? याद करो, सुनो, टर्मिनल वोल्टा। एक कूलम आवेश को बाह्य परिपथ से होकर प्रवाहित होने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य, एक कूलम आवेश के लिए किया गया कार्य कितना था? V। प्रति एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य कितना था? V। एक कूलम आवेश के लिए किया गया कार्य कितना था? V। तो dq आवेश के लिए किया गया कार्य कितना होगा? V इंटू dq। बोलो हाँ या ना? तो ये क्या आ गया आपके पास? dw, यानी कि dq आवेश के प्रवाह में बैटरी द्वारा किया गया कार्य। मैं इसको लिख देता हूं। dq आवेश के प्रवाह में बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया? V इंटू dq। यस, तो मैं क्या कह रहा हूं? प्रतिरोध पर उत्पन्न ऊष्मा का मान बैटरी द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। प्रतिरोध पर उत्पन्न ऊष्मा का मान बैटरी द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। तो बैटरी द्वारा छोटे से आवेश के लिए तो किया गया कार्य कितना है? V इंटू dq। तो कुल कार्य क्या होगा? समाकलन कर दो। तो ऊष्मा कैसे आएगी? समाकलन V ऐसे कैसे? dq को क्या, ये मैं यहां पे लिखता हूं, dq तो एज इट इज अपॉन dt इंटू dt, ऐसे लिखो तो ये dq अपॉन dt हो गया क्या? dq अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है? धारा। आवेश प्रवाह की दर प्रति इकांक समय में प्रवाहित आवेश का मान क्या कहलाती है? धारा। यस, ओके। तो आप क्या लिखेंगे? कुल उत्पन्न ऊष्मा बराबर
समाकलन v, dq अपॉन dt को लिख दिया आपने I इंटू dt। इस प्रतिरोध का मान भी नियत है, इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी नियत है, और इसके लिए आरोपित विभवांतर का मान भी नियत है। v भी नियत, I भी नियत, R भी नियत। यहां पे आ जाएगा dt। ठीक है जी। तो v भी नियत, I भी नियत, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ऊष्मा H इक्वल्स टू वी भी कॉन्स्टेंट, I भी कॉन्स्टेंट, समाकलन सिर्फ dt का, धारा प्रवाहित हुई कुल t समय तक, तो 0 से लेकर t समय तक कुल कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? आप लिखेंगे H इज इक्वल्स टू v इंटू I, और dt का समाकलन t, इसमें लिमिट रखी 0 से t तक, तो कुल उत्पन्न ऊष्मा हो गई vi इंटू टी। ये R प्रतिरोध में प्रवाहित ऊष्मा का मान है। इस V विभवांतर आरोपित करने पर I धारा प्रवाहित हो तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? VIT। चलिए जी, इसको थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। मैं ये कहता हूं, ये R प्रतिरोध है, ये बैटरी है जिसका विभवांतर V है। बैटरी क्या है? ये है सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई। हमारे घरों में कितने वोल्टेज की सप्लाई आ रही है? 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, हाँ या ना? तो ये सप्लाई है। इस R प्रतिरोध में इस सप्लाई के कारण कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I। यस। और इस प्रतिरोध पर उत्पन्न ऊष्मा का मान आपने क्या निकाला? V I इंटू स्मॉल टी। यस, ये एक समीकरण आई आपके पास। मैं इसको थोड़ा और आगे बात करूं, क्या मैं इस V का मान I इंटू आर के बराबर लिख सकता हूं? ये V विभवांतर है, किसके बराबर है? इस प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर है, V इक्वल्स टू आई आर। यस, ये आपने लिख दिया यहां पे। तो क्या आएगा? ऊष्मा H इक्वल्स टू आई आर इंटू, यहां पे पहले से कौन सी धारा है? I इंटू स्मॉल टी। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो गया? I स्क्वायर इंटू आर टी। बोलिए, बात क्लियर है? ये आपके पास दूसरी समीकरण हो गई प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के लिए। तीसरी बात, अपने पास ऊष्मा का सूत्र था VIT। क्या मैं I को, धारा को V अपॉन आर लिख सकता हूं क्या? प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बटा उस प्रतिरोध के मान के अनुपात के बराबर होता है, हाँ या ना? यस। तो इस I का मान यहां लिख दो, तो क्या होगा? ऊष्मा H इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन आर इंटू टी। तो उत्पन्न ऊष्मा को क्या लिखेंगे? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी प्रतिरोध में। यस। अब तीन सूत्र हैं, तो कब काम में लिए जाए? पहली बात, जब प्रश्न ये कहे कि V सप्लाई, यदि किसी युक्ति पर V सप्लाई का वोल्टेज अप्लाई किया जाए, V वोल्टेज के सप्लाई में लगाया जाए और उसमें I धारा प्रवाहित हो, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? VIT। कोई प्रश्न कहे कि R प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो रही है T समय के लिए, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? I स्क्वायर आर टी। कोई ये कहे कि R प्रतिरोध को 20 वोल्टेज की सप्लाई में लगाया गया है और उसमें T समय तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। बोलो, बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आई होगी, थोड़ी और समझते हैं। चलिए जी, सुनो साहब, एक क्वेश्चन लिख लिया जाए। साधारण प्रश्न है, क्या 5 वोल्ट की सप्लाई से किसी विद्युत युक्ति में 2 एम्पीयर धारा 5 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करो। VIT। V की वैल्यू 5 वोल्ट, धारा की वैल्यू 2 एम्पीयर, समय 5 मिनट। मिनट को किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में। M की S फॉर सेकंड, तो सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करो? 60 से।
हो गया मेरा काम। तो H बराबर 5 दूनी 10 और 5 छिंग 30, 3000 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी उस विद्युत युक्ति में। यस, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। पांच ओम के प्रतिरोध से 2 एम्पीयर धारा 4 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोध पर उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है हमारा। ठीक है जी, क्या लिखूंगा? हाँ जी, ये एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक 50 ओम की प्रतिरोध कुंडली का उपयोग 2 किलोग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए किया जाता है। यदि इस प्रतिरोध कुंडली को 200 वोल्ट की सप्लाई में जोड़ा जाए तो इस कार्य में कितना समय लगेगा? तो पहली बात तो ऊष्मा के लिए सूत्र क्या काम में लोगे? V²/R × T। यही वाला क्यों काम में लोगे? क्योंकि 200 वोल्ट की सप्लाई में जोड़ा गया है, 50 ओम की कुंडली है। बात क्लियर है? एक बात, समय पूछा गया है तो ये तो आपके पास क्या आ गया? ऊष्मा का सूत्र। अब ये ऊष्मा किस काम में आ रही है? पानी का ताप बढ़ाने में काम आ रही है। तो पानी का ताप बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिएगी? ms डेल्टा टी। m पानी का द्रव्यमान, s पानी की विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी तापांतर। तो पहले दोनों को अलग अलग काम में लेते हैं। चलो इसी को काम में लें। H बराबर V², 200 का स्क्वायर बटे R यानी कि 50 ओम इंटू T, समय पूछा जा रहा है, बराबर ऊपर तो आ जाएगा 40,000, 200 का स्क्वायर बटे 50 इंटू T। एक जीरो से तो एक जीरो कट गई और 5 से काटा 4000 को तो ये आ जाएगा 800 T। ये समीकरण नंबर 1। यस, दूसरी बात ms डेल्टा टी। m का मान 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम पानी है। कहाँ गया? ये रहा। यस, s पानी की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको MKS में बदलेंगे तो 1 कैलोरी को बदलना पड़ेगा जूल में, तो 4.2 से गुणा करेंगे। नीचे है ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया? जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। यस, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तापांतर डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में एक ही बात होती है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। हाँ जी, तो S का मान 4200 और डेल्टा टी के लिए क्या लिखोगे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अंतिम ताप 80, प्रारंभिक ताप 20। हाँ जी, कितना आ जाएगा? करो सॉल्व। ये आएगा 60, 60 गुणा 2 120 गुणा 4200, ये आ गया नंबर 2। दोनों ऊष्मा के मान है, ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ये इसमें खर्च हो रही है, तो दोनों को बराबर कर दो तो आपके पास आएगा 800 T बराबर 120 गुणा 4200। तो 2 जीरो को तो 2 जीरो से काट लो, फिर आ जाओ T बराबर 120 गुणा 42 बटे 8। ये समय आएगा सेकंड में। 8 से 4 से काटो जी, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 30, फिर 4 से काटो जी, मतलब 2 से काटो जी, तो कितना आ जाएगा? 21, 21 30 63, 630 सेकंड, और मिनट में निकालना चाहें तो 630 बटे 60, तो कितना आ जाएगा? 10.5 मिनट। यस, 10.5 मिनट में, 10.5 मिनट समय में ये कुंडली 2 किलोग्राम पानी का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर देगी। बोली बात क्लियर है? यस, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कल धारा के ऊष्मीय प्रभाव को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कल ही इस चैप्टर को खत्म कर दें, नहीं तो परसों खत्म कर दें। राइट, हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं कल। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।